देशभक्त या अंधभक्त। हाल ही में जो अपोजिशन की अलायंस निकल के आई है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, आखिर क्या व्यूज हैं इनके, क्या एजेंडा है, ये करंट गवर्नमेंट को किस नजर से देखते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स है इन्हें मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, इन सभी चीजों की बात करी है देशभक्त की एक रिसेंट इंटरव्यू वीडियो ने, जो कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ ही वो शिवसेना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इस वीडियो में कई बात इन लोगों ने नॉनसेंस वाली करी है बिल्कुल, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन कुछ इनकी बातों से मैं सहमत भी हूँ। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। बातें इन लोगों ने काफी करी थी, 46 मिनट का एपिसोड था, लेकिन जो मेन इन लोगों के इशूज थे मैंने उन सबको लिया है और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो तो हर एक ओपोजिशन की जुबान पर रहता है, डेमोक्रेसी खतरे में है। अब इन्होंने कुछ वजह बताई हैं कि क्यों डेमोक्रेसी खतरे में है, जैसे कि पहला ईडी की रेड्स। इनका मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो ईडी को एज अ टूल यूज कर रही है ओपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए। अब पहले तो मुझे ये चीज कहनी है कि हर एक गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि वो पावर में रहे, ओपोजिशन को किसी तरह दबा जाए, और वो इस गवर्नमेंट में भी किया जा भी रहा है और नहीं भी। ईडी की रेड से तुम्हें तब खतरा होगा अगर तुमने कुछ एक्चुअल में करा है, लेकिन ये जरूर मानूंगा कि ओपोजिशन के ऊपर ईडी की जो रेड्स हैं वो थोड़ी ज्यादा हो रही हैं। लेकिन अगर ओपोजिशन ने कुछ नहीं करा तो उन्हें डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईडी तुम्हारे घर में आके एविडेंस ही प्लांट कर देगी। पता चला ईडी के ऑफिस में बातें चल रही है, अच्छा मंत्री साहब वहां पर अपना घर बनाने वाले हैं, ई लो सोने का गुड्डा है, चुनवा दो दीवार में, बाद में निकाल लेंगे। अब ईडी ऐसा तो करेगी नहीं, लेकिन हाँ ईडी का यूज जरूर किया जा रहा है। दूसरा इन्होंने कहा था फार्मर प्रोटेस्ट और रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में। पहली बात फार्मर प्रोटेस्ट का आते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो फार्मर बिल्स आए थे वो बिल्कुल सही थे, उनसे फार्मर्स का फायदा होने वाला था, लेकिन पता नहीं किस तरीके से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई या फिर इन्फॉर्मेशन ही कन्वे नहीं हो पाई, या फिर किसी भी तरीके से फार्मर्स को वो बिल समझ में नहीं आए। मैं आज भी फार्मर्स बिल का सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज वो एक्चुअल में फार्मर्स को हाई इनकम दिला सकते थे, पर किसी वजह से अचानक से फार्मर्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट किया, जहां पर यह भी पता चला कि कई फार्मर्स को तो ऐसे 500 रुपए दे के बैठाया गया है कि भाई साहब तुम लोग ऐसे ही बैठ जाओ। उन्हें कुछ पता नहीं क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वो बस 500 रुपए लेके बैठ गए हैं। तो इस तरह की भी चीजें हुई थी। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट का जो पॉइंट था वो बिल्कुल सही नहीं था और गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश करी गई है। दूसरा इन्होंने रेसलर प्रोटेस्ट की बात करी है, ब्रिजभूषण सिंह की कंट्रोवर्सी को लेके। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि फार्मर्स आधे सही थे आधे गलत भी थे, और ब्रिजभूषण भी कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं है, और इन्होंने जितनी भी चीजें करी है उस हिसाब से इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा है मीडिया का। तो मीडिया पे तो देखो मैं यही कहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, मीडिया इंडिया में गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है। जो गवर्नमेंट होगी मीडिया वहां पर पक्ष लेना शुरू कर देगी। कुछ जनरलिस्ट ऑपोजिशन का पक्ष लेंगे, कुछ करंट गवर्नमेंट का पक्ष लेंगे। तो जितनी मीडिया गवर्नमेंट के अंदर आती है उतनी ही मीडिया ऑपोजिशन के भी अंडर आती है। तो जो मीडिया वाला पॉइंट है ऑपोजिशन ना ही लाए तो अच्छा है। तो साफ सीधी बात है, मीडिया होती है दोगली। अगला जो पॉइंट है इनका फेवरेटिज्म ऑफ अडानी को लेकर है। हर एक गवर्नमेंट के कोई ना कोई फेवरेट होते हैं। कांग्रेस का भी कोई फेवरेट बिजनेसमैन था और भाजपा का भी कोई फेवरेट बिजनेसमैन है। अभी जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये ज्यादातर हर एक गवर्नमेंट से अपने तालमेल अच्छे बैठा के रखते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी ये उस गवर्नमेंट से अपना फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। बट इन दी प्रोसेस ये काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, काफी जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो मुझे इनसे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हर एक प्रोजेक्ट अगर फेवरेट को मिलने लग जाए तो वो कॉम्पिटिशन को किल कर देगा, और बिना कॉम्पिटिशन के मोनोपोली क्रिएट होगी, और मोनोपोली एक मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही पोजीशन नहीं है। आगे फिर उन्होंने कहा कि जो मोदी जी हैं वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि बॉयकॉट कल्चर इंडिया के अंदर क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आते हैं। दूसरा पार्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड सॉल्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारी प्रियंका जी हैं इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी है जो कि करंट गवर्नमेंट के अंदर आ रही हैं। पहली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जिससे मैं एग्री करूंगा कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, जो कि करंट सिनेरियो में काफी हद तक कोविड की वजह से हुई, और काफी हद तक इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए वो जिम्मेदार है। अनएम्प्लॉयमेंट जरूर एक प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे जरूर सॉल्व होगी। अब इन्होंने मिलता जुलता ही पॉवर्टी का एग्जाम्पल लिया कि जो गरीबी है वो देश में बढ़ रही है। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने कौन से आर्टिकल देखकर ये बोला इन्होंने, लेकिन जो एक्चुअल में इंडिया के अंदर जो गरीबी है वो घट रही है। रिसेंटली 10% गरीबी है इंडिया के अंदर वो खत्म हुई थी, लोग गरीबी रेखा से एक्चुअल में बाहर आए थे, जिसका आर्टिकल तुम लोग देख सकते हो। तो इन्होंने जो गरीबी बढ़ रही है ये वाला पॉइंट बोला है, और ये बिल्कुल ही फालतू का एलिगेशन है। तीसरा और काफी बड़ा एक्चुअल में इन्होंने पॉइंट रखा कि इंडिया डायरेक्शन लेस है, और जो इंडिया अलायंस है ये 2024 में जीतेगा और इंडिया को डायरेक्शन दे। पहली बात तो ओपोजिशन खुद ही डायरेक्शन लेस है। ऊपर से बात करें अगर इंडिया की डायरेक्शन की, तो पहली बार कोई गवर्नमेंट आई है जो इंडिया के इंटरेस्ट को लेके पॉलिसी बना
बना रही है। अब ऐसा नहीं है मोदी गवर्नमेंट की मैं तारीफ ही करने वाला हूँ, थोड़ी देर में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर मोदी गवर्नमेंट वाकई में फेल हुई थी और वो भी पॉइंट आउट करूंगा मैं। पर बात करें डायरेक्शन लेस होने की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया पहली बार डायरेक्शन में जा रहा है इंडियन इंटरेस्ट के। पूरी दुनिया ने प्रेशर बनाया इंडिया के ऊपर कि रशियन ऑयल मत खरीदो, लेकिन इंडिया ने अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखा। इंडिया डायरेक्शन लेस तो नहीं है। बाकी फिर इन्होंने मणिपुर सिचुएशन को लेकर बात करी, जहाँ पर मैं वाकई में इनसे एग्री करने वाला हूँ। खैर इनका पॉइंट दूसरा था। इनका कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो मणिपुर की सिचुएशन को लेकर पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोलते। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि करंट गवर्नमेंट बिल्कुल फेल कर चुकी है मणिपुर में। गवर्नमेंट को पहले से ये चीज पता होनी चाहिए थी कि इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं। आई एम प्रीटी श्योर गवर्नमेंट इस पे नजर रख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट फेल कर गई। वो मणिपुर का वायलेंस कंट्रोल नहीं कर पाई और आज मणिपुर में इस तरह के हालात हैं कि आने वाले 5 साल तक भी मणिपुर के अंदर पीस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर गवर्नमेंट की सबको आलोचना करनी चाहिए। इनका पॉइंट कुछ और था, लेकिन असली में मुद्दा वो है ही नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो पार्लियामेंट में बोल क्यों नहीं रहे। असली मुद्दा ये है कि मोदी सरकार फेल कर चुकी है मणिपुर के अंदर। बाकी जो आखिरी पॉइंट है इसका वो महंगाई के ऊपर है कि इंडिया के अंदर महंगाई क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है। पहली बात बता दूं, जो महंगाई बढ़ रही है वो ग्लोबली बढ़ रही है। इंडिया कोई खास अलग देश नहीं है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर महंगाई जो है वो भी फिर भी कंट्रोल के अंदर है। जिस तरह महंगाई यूरोप या फिर बाकी देशों में बढ़ी है उस तरह इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी। तो जो महंगाई का पॉइंट है ये भी इनका बहुत ज्यादा गलत है। गवर्नमेंट ने महंगाई को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। तीसरा पार्ट, क्वेश्चंस फॉर बीजेपी या फिर प्रॉब्लम्स विद बीजेपी। पहला इनका पॉइंट था कि जो प्रॉब्लमेटिक पीपल हैं वो इनकी गवर्नमेंट के अंदर क्यों है। पहला तो इनका वही बृजभूषण सिंह के साथ था कि इस तरह का व्यक्ति गवर्नमेंट में क्या कर रहा है, जिससे मैं बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा। इस तरीके के व्यक्ति को गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा तो ये भी मानना है कि जो कोई भी पॉलिटिक्स में आ रहा है या फिर एक्चुअल में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन लोगों का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल भी होना चाहिए। इन्होंने क्या करा है, क्या नहीं करा, कैसी पर्सनैलिटी है, किस तरीके के कांड कर चुके हैं, ये सब चीजें पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। दूसरा, इन्होंने सोमालिया का एग्जांपल लिया था। उनकी शायद एक प्राइवेट वीडियो लीक हो चुकी थी। ये मुझे इनका इंटरव्यू देखने के बाद पता चला, मेरे को पता नहीं था। हालांकि इस तरह की वीडियो लीक होना वाकई में भाजपा के शर्मनाक बात है। और इसी में ऐड करते हुए इन्होंने एक और चीज कही थी कि भाजपा या फिर नरेंद्र मोदी इन जैसे लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही व्यक्ति हैं इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर को और भी सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। तो इनकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा चलो अब इस बात पे आते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं, G20 में, G7 में, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते। तो पहली बात, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का इंसान कहीं पर भी कुछ भी अपने जो भी मन में आ रहा है वो नहीं बोल सकता। जो भी स्पीचेस होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है। और ऐसा भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते भी नहीं है। हालांकि ये जो रेफर कर रही थी वो मणिपुर की सिचुएशन को लेकर कर रही थी कि पार्लियामेंट में मणिपुर की सिचुएशन को लेकर प्राइम मिनिस्टर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो वही कहना चाहूंगा, पहली बात ये होम मिनिस्टर का काम है इन सब इश्यूज पे बात करने का, प्राइम मिनिस्टर का नहीं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर हर जगह अपने मन की बात नहीं बोल सकता। हालांकि मोदी जी का संडे में एक शो आता है मन की बात, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो भी स्क्रिप्टेड होता होगा। बाकी एक और ऑपोजिशन का फेवरेट इशू है डेमोक्रेसी खतरे में है के बाद चाइना इशू, कि भाई साहब चाइना के साथ क्या कर रहे हो। अब भगत बनर्जी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर भी ये चीज आई थी कि चाइना के ऊपर क्या कर रहे हो, क्या प्रतिक्रिया है। तो उस वीडियो में मैंने चाइना के ऊपर बात करी थी। मैं लास्ट में यहाँ पर इधर चिपका दूंगा वीडियो, तो जाके देख सकते हो तुम लोग चाइना के ऊपर। फिर बाद में इन्होंने शिवसेना का इशू उठाया कि बीजेपी बहुत ज्यादा पावर हंगरी है और उन्होंने शिवसेना को धोखा दे दिया इस तरीके से। अब शिवसेना की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला। और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। फिर इन्होंने जो मोदी जी का पॉपुलैरिटी पोल है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाए कि मोदी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने उस पर भी क्वेश्चन उठाया कि ये भी प्रोपागेंडा का पार्ट है, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं। कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह के पोल्स करे हैं, सिर्फ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो पोल है वो झूठा है। बाकी इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो लॉजिक से काफी दूर रहती है। तो इस पर तो ये कहूंगा कि भाई साहब ओपोजिशन को इस तरह की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। लॉजिक का एल क्या है वो भी ओपोजिशन को नहीं पता। बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें भी सामने आई, तो जितनी भाजपा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, उतनी ही ओपोजिशन भी फैलाती है। तो तुम लोग दूध के दूल्हे नहीं हो। और बाकी एक और बड़ा इशू आया गुजरात की डेवलपमेंट को लेके। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है रिसेंटली हमने देखा कि वो सब गुजरात में ही सेटअप हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भी गुजरात में ही खुला। जो वेदांत और फॉक्सकॉन
उनका कोलेबरेशन होने वाला था। वो लोग एक सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाले थे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन फिर वो शिफ्ट करके गुजरात कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि इस तरह की हरकतें क्यों करी गई। मुझसे पूछो तो जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। गुजरात में वाकई काफी डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा इधर यूपी में भी भेज दो यार, हम पे भी नोएडा है, एक आध सिलिकॉन चिप फैक्ट्री उधर भी लगा दो। तो इस बात से मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ, गुजरात में बाकी स्टेट्स के मुकाबले डेवलपमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। हालांकि महाराष्ट्र अभी भी डेवलपमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गुजरात से आगे है, लेकिन गुजरात में डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रहा है। और फिर इन्होंने कहा जो डेवलपमेंट है वो भाजपा के एजेंडा में ही नहीं है, तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। बिकॉज जितना डेवलपमेंट भाजपा के टाइम पर इस 9 सालों में हुआ है, उतना डेवलपमेंट हमने आज तक नहीं देखा इंडिया के अंदर। इस चीज से तो मैं एग्री नहीं करूंगा। लेकिन एक और चीज है जिससे मैं एग्री करूंगा इनकी, मोदी के लिए लोग अंधभक्त बन जाते हैं। तो इसके ऊपर जो चीजें मुझे कहनी है कि कहीं ना कहीं यार इंडिया का कल्चर ही इस तरीके का है, हमारे लोग ही इस तरीके के हैं कि वो किसी भी इंसान को जमीन से उठा के भगवान बना देते हैं। फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई फिल्म स्टार हो या फिर कोई यूट्यूबर हो। इंडिया के अंदर जो सेलिब्रिटी कल्चर है वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। ये जो कल्चर है वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। जितनी तेजी से लोग तुम्हें उठा के भगवान बनाते हैं, उतनी तेजी से ही वो तुम्हें धरती पे भी भटक देते हैं। तो जो कल्चर है उसे मैं सही तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसके अंदर मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। बाकी इन्होंने आदि पुरुष फिल्म की बात करी थी, वो थोड़ी देर में करते हैं। चौथा पार्ट अबाउट इंडिया अलायंस। जो हमारे देशभक्त हैं उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि भाई साहब जो इंडिया का लीडर कौन है, अब वो अब तक पता नहीं चला है। इन्होंने उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी करी नहीं, बल्कि क्वेश्चन घुमा दिया और कहने लगी कि एनडीए का लीडर कौन है। दूसरा इनसे पूछा गया कि भाई साहब आपका एजेंडा क्या है, जो इंडिया अलायंस है उसका एजेंडा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। कि भाई साहब हमारा एजेंडा है जन की बात, और जो हमारी फिलॉसफी है वो है सबकी सुने। तब इस तरह की बातें करती हुई ना अपोजिशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर जन की बात या फिर सबकी सुनने वाली फिलॉसफी होती आप लोगों की, तो जो राहुल गांधी है वो अब तक ओपोजिशन का फेस नहीं होते। इनको अब थोड़ी अकल आई है। अब कांग्रेस की तरफ से थोड़ी स्टेटमेंट आए हैं कि इन्हें पावर का कोई भी लालच नहीं है और कांग्रेस से कोई भी इंडिया का हेड नहीं बनेगा। और तो इनका जब पीएम का कैंडिडेट है वो आएगा तब पता चलेगा कि कौन है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है ना, सबकी सुनिए जन की बात, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के बात लग नहीं रही है। तो होपफुली आप सही हो, बिकॉज अगर एक कंट्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं होगी तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी नहीं बन पाएगी। अगर ओपोजिशन ही कमजोर होगी या होगी ही नहीं तो गवर्नमेंट भी ऑथोरिटेरियन मोड में चली जाएगी, और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप तो ओपोजिशन है, इंदिरा गांधी का टाइम याद होगा, क्या कहें आपसे। तो फिर इन्होंने एक और चीज कही कि अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी पार्टी हमें उसे करेक्ट करना चाहिए, जो इससे मैं काफी बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन फिर कोई ममता बनर्जी को, जो कि आपकी ही इंडिया अलायंस का पार्ट है, उन्हें कुछ कह देता है तो वो सीधा जेल में घुस जाता है। तो थोड़ा फिलोसफी कुछ डिफरेंट है थोड़ी आप लोगों की, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। पर अब हमारी वीडियो का आखिरी पॉइंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्होंने आदि पुरुष के ऊपर बात करी है। कहा है कि पहले भाजपा जो है जब आदि पुरुष आई थी तो बड़ा ऑल द बेस्ट बोला, काफी प्रमोशन किया, और जब पिक्चर आ गई फिर उसको बॉयकॉट करने लग गए। बॉयकॉट कल्चर जो कि मैंने कहा। खैर बॉयकॉट कल्चर की बात करें तो अपोजिशन से ज्यादा बॉयकॉट चीजें और कोई नहीं करता। और रही बात मूवी की, तो इन्होंने कहा कि हमारे राम का मजाक बना के अब उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। अब पहली बात तो यार मूवी के मेकर्स ने बनाई है, भाजपा ने नहीं। तो इसके अंदर भाजपा को ब्लेम क्यों किया जा रहा है वो पता नहीं। हो सकता है इनका पॉइंट ये हो कि इनकी जो भाजपा की जो इमेज है वो हिंदुत्व से रिलेटेड है, इसीलिए इस तरह की पिक्चरों को प्रमोट भी करते हैं। जैसे कि कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला स्टोरी आई थी, आदि पुरुष को भी इन्होंने प्रमोट किया था। और इसी बात पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाजपा हिंदुत्व पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। जितना इन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए किया है उससे आधा भी इन लोगों ने हिंदू के लिए नहीं करा है। तो मैं भाजपा को एक हिंदुत्ववादी पार्टी कंसिडर करता ही नहीं। हिंदुत्ववादी पार्टी तुम भाजपा को तब कह सकते हो कि अगर उन्होंने हिंदुओं के लिए वाकई में कुछ करा, लेकिन जितना इन लोगों ने मुस्लिम्स का किया है उतना हिंदू का नहीं करा। तो सब लोग जो कहते हैं कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो चाइना का बड़ा फेमस इशू है जो हर ओपोजिशन पार्टी उठाती ही रहती है, उसके ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी है, तुम लोग जाके देख सकते हो।